पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत। आज का एक बेहतरीन क्लास मिलने वाला है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब अर्थात जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल और पाचक ग्रंथि, आहार नाल और पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब अगर ये आहार नाल और पाचक ग्रंथि मिलकर के जितने भी वर्क करेगा उसी को कहेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का कार्य क्या है, मतलब इस सभी सिस्टम का कार्य क्या है। तंत्र मतलब सिस्टम और पाचन मतलब पचाने वाली सिस्टम। तो पचाने वाली सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसमें दो भाग में बटा हुआ है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। तो हम बारी बारी समझते हैं कि आहार नाल में क्या होगा। तो आहार नाल अर्थात कई भागों में बटा हुआ है। वो क्या है, पहला है मुख गुहा, ग्रास नली। सबसे पहला क्या है, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। मतलब ये आहार नाल ऑल ओवर की बात करेंगे तो 6 भागों में बटा है, यानी मुंह से लेकर के गुद्दा तक ये 6 भाग है जो आहार नाल का निर्माण करता है। आप इस डायग्राम में आप देख रहे होगा फिगर में, ये है मुख गुहा। मुख गुहा यानी ये मुख गुहा और उसके बाद आता है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद जो भोजन आएगा आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद भोजन आएगा छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत के भोजन आएगा तो छोटी आंत के बाद आएगा बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत के बाद लास्ट में यहाँ पर जो भोजन स्टॉक होता है उसे कहते हैं गुदा, और इसके बाहर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इन यहाँ से मुख गुहा से लेकर के गुदा तक जितने भी पाइप है इस सभी को कहते हैं आहार नाल। जितने भी नाल है उस सबको कहते हैं आहार नाल। और इस आहार नाल की लंबाई लगभग जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है। तो आहार नाल हम ये समझ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आहार नाल हो जाएगा, उसके बाद पाचक ग्रंथि कुछ होगा। सर पाचक ग्रंथि क्या है, मतलब ये वैसा ग्रंथि है जो क्या करता है कि हमें भोजन को पाचन करने में इस ग्रंथि से कुछ द्रव स्रावित होता है जो भोजन के पाचन क्रिया को तीव्र करता है। तो बारी बारी से इन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन अब ये थोड़ा समझते हैं कि जब हमारे पाचन तंत्र में पाचन होगा तो पाचन किसका होगा। तो पाचन किसका होगा उससे पहले हमको समझना कि पाचन क्या है या पाचन किसे कहते हैं। तो भात जिसे कहते हैं, चावल कहते हैं या रोटी कहते हैं। जब रोटी या भात चावल खाते हैं तो बड़ा रहता है, तो बड़ा को था क्या करते हैं, मुंह में जैसे ही जाता है तो चूरना कुटना स्टार्ट करते हैं। मतलब बड़ा पदार्थ होता है तो छोटे छोटे पार्ट में चेंज करते हैं। तो बड़ा पदार्थ को चूर कुट करके छोटा बनाना ही कहलाता है पाचन। पाचन तो हमारी बॉडी में पाचन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का होता है। मतलब इन 3 चीजों को मुख्य रूप से पाचन करना होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा। और कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो ग्लूकोज के रूप में होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बनता है, और प्रोटीन पच करके अमीनो अम्ल बनेगा, और वसा पच करके वसीय अम्ल बनेगा। उसके बाद जल का भी पाचन होता है, विटामिन का पाचन होता है, खनिज लवण का। लेकिन अथा इसको पचाने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये प्रश्न आता है कि किसका पाचन नहीं होता है, तो जल और विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। इसका होता है अवशोषण। मतलब एकदम सरल पाठ है, एकदम छोटा पाठ है, तो इसको पचाएंगे क्या, बताइए पानी को कैसे पचाइएगा। एकदम वो अपने छोटा छोटा कण से मिलकर के बना, पचाने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो हमारी बॉडी जो क्या करता है इन तीनों पदार्थों को डायरेक्ट अवशोषित करता है। अवशोषित का मतलब डायरेक्ट खींचता है। जैसे अगर कहीं पे पानी रख दीजिएगा, वहां पे रुआ डाल दीजिएगा तो रुआ पनिया क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो आपने ये समझा कि आहार नाल क्या है, पाचक ग्रंथि क्या है, आहार नाल में क्या पढ़ना है, और पाचन ग्रंथि में क्या पढ़ना है। तो आहार नाल के सबसे पहला जो भाग है वह है मुख गुहा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। तब तक आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के सबसे पहला भाग पढ़ेंगे, वो है मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुख गुहा, मुंह को कह रहे हैं मुख। समझते कि मुख में गुहा क्यों लगा।
मुख मतलब तो मुंह हो गया। और गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। मुंह में देखिए तो बड़का गुहा के तो खाली स्थान है, तो गुहा का अर्थ होता है खाली स्थान। तो मुख गुहा, मुख गुहा में हमें अर्थात 3 पार्ट में पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है दांत, एक पढ़ना होता है जीभ, एक पढ़ना होता है लार ग्रंथि, यानी लार इसमें पढ़ना होता है। थोड़ा दांत की चर्चा करते हैं। मुख गुहा में 32 दांत होता है, जिसमें 20 दांत होता है जो दूध के दांत होता है, जो दोबारा जमता है, और दांत के बाहरी जो परत होता है उसे कहते हैं इनामेल, जो चमचमा रहा है। आप भीतरी परत कहते हैं डेंटाइन। बाकी दांत की फुल वीडियो आपको डाला गया है, आप जा करके वीडियो को, दांत को डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उससे आप बढ़िया से जा करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं जीभ, यानी जीभ का मुख्य जो कार्य होता है वो स्वाद को पहचानना होता है तथा भोजन में लार को अच्छी तरीके से क्या होता है, मिलाना होता है। जीभ के कितने टाइप्स होते हैं, जीभ कैसे वर्क करती है, इसका भी आपको वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अगला तीसरा पार्ट है लार, यानी कि लार में पढ़ना होता है लार ग्लैंड, मतलब लार ग्रंथि। तो मुख गुहा में लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। एक लार ग्रंथि जो होता है, एक यहाँ पर कान के जस्ट यहाँ पर होता है, एक लार ग्रंथि जबड़े पे यहाँ पे होता है, एक लार ग्रंथि जो होता है जीभ के अंदर होता है। तो लार ग्रंथि जोड़ी में पाया जाता है, इसलिए लार ग्रंथि की जोड़ी 3 जोड़ी। तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी में पहला जो लार ग्रंथि है उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरा लार ग्रंथि है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा लार ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। एक के ग्रंथि तो 3 जोड़ी ग्रंथि है। कितने जोड़ी? 3। तो तीनों मिल करके, 3 का आधा कितना? 1.5। तीनों मिल करके एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। कितने लीटर? 1.5 लीटर। तो तीनों मिलकर के 1.5 लीटर लार स्रावित करता। अगर यकीन नहीं है तो आप बोतल एगो रखिएगा, बढ़िया से दिन भर लार निकालिएगा और जमा करके शाम में तौल लीजिएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथियां हैं लार में अर्थात वो है पैरोटिड ग्रंथि, और सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है सबलिंगुअल ग्रंथि, और मंझली जो ग्रंथि है वो है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। यहाँ से प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तब पैरोटिड ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबलिंगुअल ग्रंथि है। एक ग्रंथि, यही ग्रंथि जो होता है सांप में भी होता है, और वो भी लार निकालने का कार्य करता है, लेकिन यही पैरोटिड ग्रंथि में से अर्थात सांप में जो लार निकलता है वो क्या होता है? विष हो जाता है, मतलब जहर हो जाता है। बाकी अगर देखते हैं अर्थात इस लार ग्रंथि से कई प्रकार के एंजाइम निकलता है। एंजाइम में सबसे पहला जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता क्या है कि जब लार निकलता है तो ओकरा में कुछ मटेरियल मिला होता है, उसमें पहला है लाइसोजाइम एंजाइम। इसका मुख्य कार्य है जीवाणु को मारना, जीवाणु को मारना। तो लाइसोजाइम का मुख्य कार्य है जीवाणु को मारना, इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम को जीवाणुनाशी एंजाइम भी कहा जाता है। तो कौन सा एंजाइम को जीवाणुनाशी एंजाइम कहा जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम को, क्योंकि भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होगा सबसे पहले मुख गुहा से होगा। तो मुख गुहा में जैसे ही भोजन जाएगा तो अर्थात हो सकता है कि उस भोजन में कुछ जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, जो हमें क्या करे? नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए लार निकलता है, और लार में निकलेगा लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो है बढ़िया से चुन चुन के जितना भी जीवाणु रहेगा बाहर पेट ओकरा कूटने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। जैसे अर्थात मार्केट में गए और फास्ट फूड कहीं पर खा लिए, ठेला पर से कुछ उठा करके खा लिए, या और कुछ खुले वस्तु है तो वहां से खा लिए, ओकरा में बहुत सारा बैक्टीरिया, मक्खी बैठा है, मच्छर बैठा है, अतः बहुत कुछ ऐसे बैठा है, और उसी को हम लोग खाते हैं। धूलकन है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, अगर वो खाए तो डायरेक्ट हमारे बॉडी में अटैक कर जाएगा उस पर के जीवाणु। तो उस जीवाणु को मारने के लिए गॉड ने बनाया, लार में ही बनाया है कोची भाई, लार में एंजाइम बनाया, उसका नाम है लाइसोजाइम। अब हर पेट कूटने का जो कार्य करता है वो करता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। अगला है टाइलिन, टाइलिन और म्यूकस। टाइलिन का कार्य है क्या? कि स्टार्च या शर्करा को अर्थात पचाना, स्टार्च या शर्करा को पचाना, और म्यूकस का कार्य है चिपचिपा बनाना। स्टार्च या शर्करा का मतलब होता है कि अर्थात ये करेगा क्या कि चोकर जो होता है उसे पचाने का कार्य करता है। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा में प्रारंभ होता है। और मुख गुहा में कैसे कैसे हुआ ये मैंने समझाने की कोशिश किया। जब बढ़िया से मुख गुहा में भोजन को चबाते हैं तो अर्थात चबा लेने के बाद निगलने से पहले अर्थात अगर बाहर निकालेगा तो छोटे छोटे टुकड़े में बटा होता है, तो उसे
कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। मुंह से बोलते हैं तो मुंह वाला भोजन को क्या कहेगा? बोलस, बोलस। अतः बोलस पढ़ने के बाद पढ़ते हैं यहाँ के बाद मुख के बाद आता है हमारा जो भोजन आता है वो आता है ग्रास नली में। ग्रास नली में तो ग्रास नली की लंबाई जो लगभग होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। लेकिन ग्रास नली में भोजन का पाचन होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे भोजन रुकता नहीं है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थात आहार नाल के तीसरा भाग जिसमें पढ़ना है अमाशय। तो आहार नाल के पहला भाग में आपने पढ़ा मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन की पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। वहां पर जब हम लोगों ने पढ़ा था जब चबाया हुआ भोजन है उसे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। उसके अलावा मुख गुहा से भोजन आता है कहाँ? ग्रास नली में, जहाँ पे ग्रास नली में भोजन के पाचन होता नहीं है। ग्रास नली के बाद आएगा भोजन अमाशय में। तो अब डिटेल से समझते हैं कि अमाशय क्या है। तो ये अमाशय देख रहे हैं, यहाँ पर अमाशय आपको दिख रहा है। अमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो मनुष्य के अमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर वाला भाग का नाम है कार्डियक और बीच वाले भाग का नाम है फुंडिक और सबसे नीचे वाला भाग का नाम है पायलोरिक। पायलोरिक। तो अमाशय 3 भागों में बटा, ऊपर वाला भाग कार्डियक, बीच वाला भाग फुंडिक और सबसे नीचे वाला भाग पायलोरिक। पायलोरिक। अब तीनों को डिटेल समझते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग में अर्थात जैसे ही भोजन आता है यहाँ पर अर्थात ग्रास नली से जैसे ही भोजन यहाँ आएगा अमाशय में तो एंट्री मारेगा कार्डियक में। कहाँ मारेगा? कार्डियक में। और जब कार्डियक में जैसे ही आता है तो होता क्या कि यहाँ से रिलीज होता है अम्ल, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है कि जब मुख गुहा में अर्थात भोजन क्या हो रहा है? पच रहा होता है, उसी समय क्या लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो जीवाणु को मारता है, लेकिन कुछ ऐसा थेथर रहता है एंजाइम, ऐसा थेथर जो होता है अर्थात जीवाणु जो लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मरता है, वो अर्थात ग्रास नली से होते हुए कहाँ एंट्री मारेगा? कार्डियक में। अमाशय के भाग कार्डियक में। तो यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है अमाशय। अमाशय में इंतजार कर रहा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़िया से मतलब बुलाता है कि आओ भाई आओ 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 आओ। यहाँ पर आता है जैसे ही भोजन में कुछ आता है चटर पटर करित रहता है, थेथर जो रहता है जीवाणु ओकरा खोज करके बढ़िया से चूर कूट करने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जीवाणु मुंह में नहीं मरा उस जीवाणु को मारने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पर? कार्डियक में। कार्डियक में। एक तो काम ये हो गया। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि खुद अम्ल है। जब यहाँ पे भोजन आता है तो कहता है ये क्या कार्डियक कि हम यहाँ पे पचेंगे नहीं। काहे भाई? तो हम क्या कर दो, हमको अर्थात अम्लीय बना दो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा सब में मिल जाता है तो पूरा भोजन हो जाता है अम्लीय। और भोजन जैसे ही अम्लीय होता है तो सभी अर्थात यहाँ पर जितने भी पचाने वाला क्रिया होता है सब एकदम एक्टिव हो जाता है। तो दूसरा कार्य हुआ कि भोजन को अम्लीय बनाएगा। तीसरा कार्य क्या है कि भोजन को यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सड़ने से बचाता है। अगर देरी तक रुक जाएगा तब भोजन सड़ जाएगा, भोजन को सड़ने नहीं देता। अगर भोजन सड़ जाएगा तो भोजन में कीड़ा लग जाएगा, हमारे अंदर बॉडी ही खराब हो जाएगा। तब भोजन को सड़ने से ही बचाएगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद अर्थात यहाँ से भोजन आएगा फुंडिक में, बीच वाला भाग में, और इसी बीच वाले भाग में ही अतः भोजन स्टोर रहता है। कहाँ रहता है? बीच वाले भाग में भोजन स्टोर रहता है और यही जमा रहता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है फुंडिक वाले भाग में। और 3 से 4 घंटे तक फुंडिक वाले भाग में रहने के बाद अतः भोजन आएगा यहाँ पाइलोरिक में अर्थात नीचे वाला भाग में। लेकिन जब यहाँ पर रह रहा होता है इसी समय अर्थात नीचे वाला भाग अमाशय के सबसे निचला भाग जिसे कहते हैं हम लोग क्या? पाइलोरिक। यहाँ कुछ गड्ढा टाइप पर होता है, यहाँ से अर्थात स्रावित होता है, रस स्रावित होता है। लेकिन ये जो गड्ढा वाला भाग है इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि कहाँ पर होता है? अमाशय के कार्डियक में होता है कि फुंडिक में होता है कि पाइलोरिक में होता है? तो कहाँ होता है?
पाइलोरिक में होता है। प्रश्न आता है स्टैंडर्ड लेवल का, ऐसे 10 तक आता है क्या था, जठर ग्रंथि अमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, अमाशय में। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड करेगा तो क्या अमाशय कौन सा भाग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, तो कार्डियक से निकलेगा। अमाशय के कौन से भाग में अर्थात जठर ग्रंथि होता है, तो कहाँ होता है, अर्थात अमाशय के सबसे निचले भाग में होता है, वो कहाँ है, पाइलोरिक में, पाइलोरिक में। अब सर ये जठर रस क्या है, जठर ग्रंथि क्या है, तो जठर ग्रंथ से जो पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं जठर रस, जठर रस। तो जठर ग्रंथ से निकलने वाले पदार्थ है जठर रस, और जठर रस एक दिन में लगभग जठर ग्रंथि से 3 लीटर लार निकलता है, सॉरी एक दिन में जठर ग्रंथि से लगभग अर्थात 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। कितने लीटर, 3 लीटर। तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा कितने लीटर, 3 लीटर। और ये 3 लीटर अब क्या वर्क करेगा, अर्थात जब हम ग्रंथि पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ से जठर ग्रंथि जो होता है अर्थात इसमें 2 प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या है, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन, रेनिन। तो जठर ग्रंथि 3 लीटर के लीटर, 3 लीटर अमाशय के ऊपर वाला कि सबसे नीचे वाला में, तो अमाशय के सबसे नीचे वाला पार्ट में। सबसे नीचे वाला पार्ट में 2 प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का कार्य क्या है, तब पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना। पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, मतलब सिंपल बात कहें तब प्रोटीन को थोड़ा पाचन करने का क्रिया करता है, तोड़ने फोड़ने का क्रिया करता है कौन, पेप्सिन। रेनिन बहुत महत्वपूर्ण है, रेनिन ये दूध को पचाता है, अर्थात दूध को पचाने का कार्य करता है रेनिन, रेनिन। जैसे समझते हैं बच्चा में ये जो आता, बच्चा जब 6 महीना तक होता है तो 0 से लेकर के जन्म से लेकर के 6 महीना तक माँ के दूध पी करके बड़ा होता है। वो चावल वगैरह नहीं खाता, कोई भी अनाज नहीं खाता, सिर्फ दूध पर ही रहता। तो उसमें दूध का जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। और लेकिन अगर हम लोग बड़े वयस्क लोग खाली दूध ही खाएं और कुछ ना खाएं तो हमारे अंदर क्या होता है, अर्थात वो दूध का सही तरीके से पाचन होगा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे में रेनिन जो है ज्यादा मात्रा में निकलता है, अब बड़े लोगों में कम मात्रा में निकलता है, इसलिए हम पूरी तरह से दूध को पचाने में असक्षम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, रेनिन की मात्रा जो होता है, निकलने की मात्रा होता है, वो घटते जाता है। तो बुढ़ापा आएगा तो आपको दूध नहीं पचेगा, तो समझ जाना क्या हो गया है, अतः आपके अंदर रेनिन नहीं है, मतलब दूध मत पीजिए, डायरेक्ट कोची पीजिए, मट्ठा और दही पीजिए। तो आपने ये समझा अमाशय। अर्थात अब हम देखते हैं तीसरा वाला पार्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आहार नाल के चौथे भाग। सबसे पहले भाग को पढ़ाया गया मुख गुहा, दूसरे भाग को पढ़ाया गया ग्रास नली, तीसरे भाग को पढ़ाया गया अमाशय, और चौथे भाग हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है, तो आहार नाल के अर्थात आहार नाल में अमाशय के बाद जो भोजन आता है वो आता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत की थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होता है लगभग अर्थात 6 मीटर, कितने मीटर, 6 से छोटी, 6 से 6। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है और उसकी चौड़ाईवा जो होता है वो होता है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। सर आंत क्या है, तो किताबी भाषा भाई आंत। अरे मुर्गा देखा है ना, जिसका नाम है पचौनी, क्या, पचौनी। तो पचौनिया को ही कहते हैं कौची, छोटी आंत। जो पतरका रहता है सब बढ़िया से निकाल करके आप फ्राई करके मार के गर्दा उड़ा देता है, तब पचौनिया को कहते हैं कौची, छोटी आंत। यही है वो पचौनी, पचौनी। तो छोटी आंत या पचौनी का दिए अर्थ है। इसकी मनुष्य वाला की लंबाई कितना है भाई, 6 मीटर, और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ से प्रश्न आते रहता है, क्या था छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर होता है, चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये समझते हैं कि छोटी आंत जो है अर्थात कितने वर्गों में बटा है, तो छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में, 3। यानी छोटी आंत के सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। और छोटी आंत के बीच वाले भाग को कहते हैं जेजुनम। छोटी आंत के बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, जेजुनम। और छोटी आंत के सबसे नीचे वाला भाग को कहते हैं इलियम, इलियम। तो छोटी आंत आपने इससे पहले देखा था अमाशय। अमाशय 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर वाला भाग का नाम बताएंगे, सबसे नीचे वाला भाग का, सबसे बीच वाला भाग का। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सबसे आगे। अर्थात ग्रहणी, अर्थात ग्रहणी, जेजुनम, इलियम।
ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो सबसे ऊपर वाला भाग ग्रहणी, नीचे वाला भाग इलियम और बीच वाला भाग जेजुनम। पूर्ण रूप से भोजन के पाचन की जो क्रिया संपन्न होता है वो होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में, क्योंकि जो यहाँ से कुछ चूर कुट करके आया और यहाँ पर अथा संपन्न होता है। तो पचने के बाद होता है कि यहाँ से पचते 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 आया भोजन कहाँ भाई, पचते पचते भोजन आया इलियम में। कहाँ आया, इलियम में। और यहीं पर इलियम जो होता है वो क्या होता है कि इलियम जितने भी मटेरियल होता है उन सभी मटेरियल्स को क्या करता है, उसमें से जितना ऊर्जा रहता है सबको एकदम खींच लेता, अवशोषण कर लेता है। तो अतः भोजन में पाचन संपन्न कहाँ हो जाएगा, तो छोटी आंत में होता है। अवशोषण भी कहाँ होगा, तो छोटी आंत में होगा। लेकिन छोटी आंत के कौन सा भाग में अवशोषण होगा, तो यहाँ पर उंगली नुमा संरचना होता है, उसे अर्थात क्या उंगली नुमा संरचना होता है, वही क्या करता है कि सोखने का कार्य करता है इलियम। अर्थात आपने ये देखा कि छोटी आंत 3 भागों में बटा, इससे कई प्रकार के एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम जरा देखते हैं। लाइपेज एंजाइम है, लैक्टोज एंजाइम है, और इरेप्सिन एंजाइम है, और मल्टोज एंजाइम है। तो लाइपेज है, लैक्टोज है, और इरेप्सिन है, और मल्टोज, ये सभी के सभी छोटी आंत में पाचन करने का कार्य करता है। और आपको अर्थात अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।